इंटेलिजेंस की। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि लेमैन की टर्म में अगर हम इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, लेमैन मींस अगर किसी नॉर्मल पर्सन से पूछेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है तो वो उसको कैसे डिफाइन करेगा। ही विल डिफाइन सच एज क्वालिटीज बताएगा वो, जैसे कि अलर्टनेस हो गया, क्विकनेस ऑफ माइंड हो गया, एकेडमिक सक्सेस हो गया, या फिर ऑक्यूपेशन में क्या स्टेटस है, इस टाइप की चीज़ों को वो बोलता है कि इंटेलिजेंस है। दिस इज वेरी कॉमनली जैसे बोला जाता है लेमैन टर्म्स में। बट इसकी एक्चुअल में थ्योरेटिकल डेफिनेशन और वो ऑपरेशनल डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे अभी इसमें कि इंटेलिजेंस को टेक्निकली साइकोलॉजी के टर्म में क्या बोला जाता है। We will begin with some definitions to bring home the point that even among psychologists there is a lack of unanimity about this term. क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के भी आपस में व्यूज बहुत अलग हैं, कोई इंटेलिजेंस को कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। तो ये चीज अभी हम पढ़ेंगे जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे और पास थ्योरी जो बहुत ही फेमस है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें, डिफाइन करेंगे हम इंटेलिजेंस को और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि आपस में जो इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअली वो क्यों हैं। फिर स्पीयरमैन की 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाएगी उसमें, और जेपी दास, नेगलरी और कर्बी की पास थ्योरी आ जाएगी। तो सबसे पहले नेचर ऑफ इंटेलिजेंस से शुरू करते हैं। इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। सो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं इन्होंने, इंडियन सिस्टम का बताया है कि बुद्धि जिसको बोलते हैं इंटेलेक्ट या फिर निश्चयात्मक बुद्धि, मतलब कि डिसीजन मेकर, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनर इंस्ट्रूमेंट अंतःकरण विच पोजेसेस विजडम, प्रूडेंस, इमोशन, सोसाइटल वैल्यूज एंड रिलेशंस। तो ये इन्होंने इंडियन सिस्टम के इंडियन टर्म्स में बताया है कि इंटेलिजेंस को क्या बोला जाता है। सो इन आर कॉमन पार्लेंस व्हेन पीपल स्पीक ऑफ इंटेलिजेंस दे नॉट नोइंगली एज इफ दे शेयर अ कॉमन डेफिनेशन। अगर आप जैसे जनरली लोगों से पूछोगे इंटेलिजेंस के बारे में वो क्या जानते हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो दे ऑल विल से कि हमें पता है कि इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन एक्चुअली में सबका व्यू पॉइंट बहुत अलग अलग है इंटेलिजेंस को लेकर, हर कोई सेम तरीके से उसको डिफाइन नहीं करेगा। तो थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं इंटेलिजेंस को। पहले थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है। इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एवरीथिंग यू नो। सम टोटल ऑफ एवरीथिंग यू नो मींस आपको जो भी चीज पता है उसको मिला जुला के इंटेलिजेंस बोला जाता है। एबिलिटी टू लर्न और प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, एबिलिटी टू कोप विद डिमांड्स ऑफ द एनवायरमेंट, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। So the problem arises when we try to search for a definition that seems to say it all precisely. We have been using intelligence as a general label for so many cognitive abilities. तो अगर हम इस सारी चीज़ों को, ये जहाँ पे जो अलग अलग एबिलिटीज़ बताई हैं, लर्न करने की एबिलिटी, प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, एनवायरमेंट से कोप करने की एबिलिटी, इन सबको अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में डालना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जनरली हम जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस में उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है, सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं और भी चीज़ें होती हैं। सो एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया था 1921 में। सिंपोजियम मींस एक तरह की कॉन्फ्रेंस मीटिंग टाइप की होती है। 13 साइकोलॉजिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल असेसमेंट कंसीडर द डेफिनेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इन्होंने काफी सारे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया और वहाँ पे कोशिश यही थी कि किसी तरीके से ना इंटेलिजेंस की एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाई जाए। द सिंपोजियम प्रोसीडिंग पब्लिश्ड इन अ स्पेशल इशू ऑफ द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इस जर्नल में उसका जो है उसके अंदर जो भी हुआ उसके बारे में इसमें प्रिंट हुआ था, और उसमें यह था कि जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स थे दे ऑल हैड डिफरेंट व्यूज, उनके सबके अपने अपने अलग ही व्यूज थे। कुछ उसमें से इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इंटेलिजेंस दैट इज टू से रीजनिंग, जजमेंट, मेमोरी, पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो किसी ने बोला कि इंटेलिजेंस जो है वो ये सारी चीजें मिला के बनती है, रीजनिंग, जजमेंट, मेमोरी, जो कि सारा कुछ कॉग्निशन में आ जाता है। दूसरा जैसे ये ऊपर की दी हुई है बिने की, और फिर उसके बाद स्टर्न जो है उन्होंने क्या बोला कि इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसली टू एडजस्ट इज थिंकिंग टू न्यू एनवायरमेंट। तो अगर किसी की थिंकिंग वो अपनी एडजस्ट कर लेता है एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे इंटेलिजेंस बोलते हैं। फिर टर्मन ने बोला कि इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो टर्मन कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसकी अच्छी होगी वो इंटेलिजेंट होगा। देन केम स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बोला कि इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ। तो इनकी अपनी अपनी जो थ्योरीज हैं उसमें भी इनके व्यू पॉइंट्स नजर आते हैं। अगर जिसने बोला है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है तो उनकी थ्योरीज में भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हुई है। जैसे स्पीयरमैन ने यहाँ बोला कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड होती है इंटेलिजेंस, तो इनकी थ्योरी में भी हमें यही देखने को मिलता है कि एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो इस तरीके से उस सिंपोजियम में सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे, कोई भी एक फाइनल डेफिनेशन नहीं बन पाई। देन इन 1986 स्टर्नबर्ग एंड डिटरमैन फाउंड दैट 24 prominent scholars had 24 different definitions of intelligence. तो 24 स्कॉलर्स थे, उनकी अपनी अपनी एक एक इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस थी। सो स्टर्नबर्ग हैज अटेम्प्टेड अ कंपैरिजन ऑफ द टू सर्वे। अब क्या किया स्टर्नबर्ग ने, दोनों ही सर्वे का आपस में कंपैरिजन किया। कौन सा सर्वे, जो यहाँ पे हुआ था जिसमें 13 साइकोलॉजिस्ट थे, और उसके बाद जो 24 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स का था। ही रिमार्क दैट इन 1921 सर्वे द एलिमेंट्स दैट अपीयर्ड मोस्ट ऑफन इन डेफिनेशन वर। अब इन्होंने स्टर्नबर्ग ने क्या किया है, दोनों में से कॉमन चीजें निकाल ली। जो पहली वाली मीटिंग हुई थी सिंपोजियम, उसमें सारी डेफिनेशंस में कॉमन चीजें क्या थी, एक तो वो हायर लेवल एबिलिटीज की बात कर रहे थे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, मेंटल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस टाइप की। वो एबिलिटी टू लर्न के बारे में बात कर रहे थे, वो अडेप्शन टू मीट डिमांड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ये चीजें उसमें कॉमन थी। जो दूसरा वाला सर्वे हुआ 1986 वाला, उसमें कॉमन क्या था, उसमें देखा गया कॉमन ये था हायर लेवल एबिलिटीज एंड वैल्यूड बाय कल्चर, और तीसरा था एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। तो ये दोनों के सर्वे में स्टर्नबर्ग ने और डेटमैन ने निकाला कि दोनों में ये चीजें कॉमन निकल के आई हैं। नाउ स्नाइडरमैन एंड रॉथमैन ने क्या किया है कि जितने भी सारे एक्सपर्ट्स हैं
अराउंड इन्होंने 1000 एक्सपर्ट से पूछ के जो भी इन्होंने बातें बताई है, वो एक्सपर्ट सिर्फ साइकोलॉजी के नहीं है, वो सोशियोलॉजी, एजुकेशन, जेनेटिक्स, अलग अलग फील्ड से हैं। उन सबके जो भी उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन में जो चीज़ें आनी चाहिए इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में, उसको पूरा लिस्ट डाउन कर दिया है। और उसमें से वो ये सारे वर्ड्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लिस्ट में, ये वो सारे वर्ड्स हैं जिसमें एक परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्डेंट शोइंग एग्रीमेंट। तो वो जो 13 लोगों ने जो भी उसमें रखी थी चीज़ें, उसमें से सबसे ज़्यादा लोग किस पे एग्री कर रहे हैं, तो ये इन्होंने उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग इंटेलिजेंस में आती है कि नहीं, 99.3% इस पे एग्री करते हैं कि ये आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को 97.7% बोलते हैं कि ये भी इंटेलिजेंस में आता है। कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज को 96% ने बोला है। जनरल नॉलेज 88%, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए 80%। ऐसे करते करते जो लास्ट है यहाँ पे अचीवमेंट मोटिवेशन, जिसमें सिर्फ 18%, 18.9% लोगों ने ही एग्री किया है। तो ये यहाँ पे सारे वर्ड्स हैं जो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग किस पे एग्री कर रहे हैं, जो ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं इधर। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस की कोई भी प्रॉपर फिक्स डेफिनेशन अभी जो है वो नहीं बन पाई, क्योंकि अलग अलग व्यूज थे सबके। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आपको लिखी हुई दिख रही होंगी, ये आप देखो। अब इन सब में कॉमन क्या है, जो भी डेफिनेशंस हैं अलग अलग लोगों की, उसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन इन्होंने लिया है, एक तो अडेप्टेशन। अडेप्टेशन को बहुत इंपॉर्टेंस मिली है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करते हैं। एबिलिटी टू मॉडिफाई वंस बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट की कैसे चेंज कर पाते हैं। तो जो लोग बहुत रिजिड होते हैं, जो अपना बिहेवियर नहीं बदलते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके समझा रही हूँ, जैसे आप घर में जैसे बिहेव करते हो और आप अपने ऑफिस में या स्कूल में जैसे बिहेव करते हो, वो दोनों चीजें बहुत अलग हैं। तो अगर कोई पर्सन नहीं अपना बिहेवियर बदलता है, वो घर में भी वैसे बिहेव करता है जैसे वो ऑफिस में, या ऑफिस में वैसे कर रहा है कि जैसे वो घर में करता है, तो अगर वो इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पा रहा, तो वो एक तरीके से इंटेलिजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अडेप्टेशन को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि जो पर्सन अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। और जो सेकंड चीज इन्होंने बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली यूजिंग सिंबल्स। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मींस कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो हमने कभी देखा नहीं है, अगर हम उस चीज के बारे में भी सोच लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं जो हमने कभी सुने ना हो, कुछ नया सोच लेते हैं, तो वो भी एक इंटेलिजेंस के अंदर ही आएगा। द एबिलिटी टू एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, नई चीजें सीख पाना, लर्न कर पाना, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीख लेना, जैसे बोलते हैं ना अपनी अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीख के गलती नहीं करना नेक्स्ट टाइम, तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानी गई है इंटेलिजेंस में। तो यहाँ पे मतलब 3 चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट ली है, एक अडेप्टेशन, एक एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, और तीसरी है टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, मतलब टू लर्न। तो इन तीनों को इन्होंने बोला है कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो तीनों इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में आनी चाहिए। फिर आती है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको हम एक्चुअली में यूज कर सके, मेजर कर सके। तो कुछ इस तरीके से इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करो जिसको हम टेस्ट करके देख सकें, उसको हम मेजर करके देख सकें। तो बोरिंग ऑपरेशनली डिफाइंड दैट इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर। तो उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो भी मेजर करेंगे उसी को हम इंटेलिजेंस मानेंगे। तो ये जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, सो यू मे नोटिस दैट दिस ऑपरेशनल डेफिनेशन साइड्स द थॉर्नी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ कमिंग टू ग्रिप विद द ट्रू नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्या है कि ये डेफिनेशन जो है वो इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं मानी गई है, क्योंकि इसमें एक्चुअली नेचर ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर बात नहीं हो रही है, सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि जो मेजर करेंगे वो इंटेलिजेंस मानी जाएगी। So most intelligence tests have been constructed with the assumption that intelligence is some kind of general attribute, more or less, of which exists in everyone and which determines how an individual will be able to deal with the problem situation. अब क्या है कि मेजर करने की बात हो रही है, क्योंकि ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात है यहाँ पे। तो जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए गए हैं, वो एक तो ये मान के चलते हैं कि इंटेलिजेंस जो है ना वो सबके पास है, जनरल एट्रीब्यूट है, जनरल मीन सबके पास है। दूसरा ये कि किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो सबके अंदर एग्जिस्ट करता है। और वो कैसे हम देख सकते हैं, किस तरीके से लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उससे पता चल सकता है कि उनके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है। अब इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहाँ पे आ रही है। कैसे आ रही है, क्योंकि अभी हमने यहाँ बोला कि मोर और लेस। तो मोर और लेस मतलब क्या, किसी में ये चीज ज्यादा है इंटेलिजेंस, किसी में कम है, तो वहीं पे आ जाती है बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस की और उनकी एबिलिटीज की। ह्यूमन एबिलिटीज की जो मेजरमेंट थी उसकी शुरुआत की थी फ्रांसिस गैल्टन ने, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, और ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस गैल्टन जो कि चार्ल्स डार्विन के कज़न थे, चार्ल्स डार्विन आप जानते हो उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बात की थी, तो उनके कज़न थे फ्रांसिस गैल्टन, जिन्होंने शुरुआत की थी ह्यूमन एबिलिटीज़ को मेजर करने की। और उन्होंने ही पहली बार एक जो टर्म मेंटल टेस्ट बोलते हैं, जैसे आजकल हम इसको इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, बट जो शुरुआत की थी मेंटल टेस्ट की, ये टर्म भी उन्होंने ही बनाया था, मेंटल टेस्ट। और इन्वेंटेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट मेथड टू मेजर, और पहली बार ही साइकोलॉजी का टेस्ट मेथड बनाया था इंटेलिजेंस एबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस गैल्टन, जिन्होंने पहली बार जो टर्म दी थी मेंटल टेस्ट, और पहली बार साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया था इंटेलिजेंस और ह्यूमन एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने पहली लैब लंदन में, फर्स्ट टेस्ट लेबोरेटरी इन लंदन इन 1882 में सेटअप की थी,
जहाँ पे उनके पास काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट थे। बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट मीन्स उनके पास काफ़ी सारे टेस्ट थे जो कि मतलब हम जैसे फीस देके वहाँ पे अपना टेस्ट करा सकते थे। सो ईच विजिटर कुड टेक अ बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑन अ फी पेइंग बेसिस। तो जिसको अपना टेस्ट कराना है इंटेलिजेंस का, वो उस लैब में जाके फीस देके अपना इंटेलिजेंस टेस्ट करा सकते थे। उनको किस चीज़ पे टेस्ट किया जाता था? उसमें जैसे हाइट, वेट, ब्रीदिंग पावर, स्ट्रेंथ ऑफ पुल, हियरिंग, साइट, कलर सेंस, ये सारी चीज़ें थी। मतलब इसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकल भी था। तो फिजिकल और सेंसरी दोनों टेस्ट इन्वॉल्व थे। गैल्टन को ये लगता था कि जो साइकोलॉजिकल ट्रेट है वो भी हम इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट मतलब अगर हमारे पेरेंट्स में वो चीज़ होगी तो हमारे अंदर भी वो आ जाएगा। प्लस इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी, कोरिलेशन मेथड डेवलप करके, जो कि अब हमेशा ही किसी भी रिसर्च में यूज होता है, कोरिलेशन मेथड। तो इन्होंने वो मेथड भी डेवलप किया था। और बाद में इन्हीं के स्टूडेंट थे कार्ल पियर्सन, जिसका हम उनका हम वो भी पढ़ते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो उन्होंने वो बनाया था। तो एक तरीके से पूरी जो शुरुआत ही हुई थी इंटेलिजेंस टेस्टिंग की वो यहीं हुई थी। और तभी इनको हम फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इसको नोट करना। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, अल्फ्रेड बिने आए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग की शुरुआत की थी वो अल्फ्रेड बिने ने की थी। बट एक्चुअली इन्होंने करा था जो इंटेलिजेंस के लिए इनको एक फ्रेंच गवर्नमेंट ने काम दिया था। एक स्कूल था, उसमें इन्होंने मेंटली डेफिशिएंट बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था इनको। मेंटली डेफिशिएंट मतलब जिनको हम आज के टाइम पे वीक स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट्स जिनको स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम स्पेशल नीड्स भी बोला जाता है किसी किसी स्कूल में, तो जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं, जो वीक होते हैं काफ़ी, इनको काम दिया था फ्रेंच गवर्नमेंट ने कि आपको स्कूल में आके उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है जो मेंटली डेफिशिएंट है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, थियोडोर साइमन जो इनके पार्टनर थे, उनके साथ मिलकर 1905 में एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। अब वो टेस्ट इसीलिए बनाया था ताकि ये बच्चों में टेस्ट लेके ये देख सके कि कौन से बच्चे वीक हैं, उनको अलग से आइडेंटिफाई कर सके। तो उस टेस्ट में क्या था, द टेस्ट कंप्राइज अ लिस्ट ऑफ 30 प्रॉब्लम्स, और 30 प्रॉब्लम्स थी उसमें, जिसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रीजनिंग वाली प्रॉब्लम्स थी, इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी। द प्रॉब्लम रेंज इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड द टेस्ट वॉज ट्राइड ऑन अ सैंपल ऑफ 50 चिल्ड्रन। तो ये टेस्ट किया था 50 स्टूडेंट्स पे, 50 चिल्ड्रन पे। एंड देन दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि इसी के बाद 1908 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, उसमें क्या किया गया था, इसी टेस्ट में रिवीजन किए गए थे। द रिवीजन वाज मेड इन आइटम्स व्हिच वर अरेंज्ड इन टर्म्स ऑफ एज लेवल। द हाईएस्ट एज लेवल दैट अ चाइल्ड कुड परफॉर्म सक्सेसफुली वाज कॉल्ड इज मेंटल एज। तो यहाँ पे फिर एक टर्म डिवाइस करी गई, मेंटल एज। जैसे मैंने बोला कि गैल्टन ने मेंटल टेस्ट जो टर्म दी थी, 1908 में मेंटल एज टर्म आई। मेंटल एज का मतलब क्या है, जैसे हम आईक्यू जब पढ़ते हैं तो हम उसमें उसका जो फॉर्मूला है आईक्यू का, वो है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो मेंटल एज क्या होती है कि बच्चा चाहे कितने भी साल का हो, लेकिन वो किस एज तक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हो सकता है वो अपने से ज्यादा एज की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके, या वो अपने से कम एज की सॉल्व कर पाए। तो वो जो हाईएस्ट लेवल है जो वो परफॉर्म कर सकता है सक्सेसफुली, उसको मेंटल एज बोलते हैं। तो इसीलिए जो आईक्यू का फॉर्मूला है उसमें मेंटल एज होता है, क्रोनोलॉजिकल एज मींस उसकी एक्चुअल एज जो है बच्चे की। सो द हाईएस्ट लेवल दैट अ चाइल्ड कुड परफॉर्म सक्सेसफुली वाज हिज मेंटल एज। तो ये टर्म आई 1908 में, उसी टेस्ट में मॉडिफिकेशन करके उसको एज वाइज कर दिया था। लेटर विलियम स्टर्न 1914 सजेस्टेड दैट दिस बी डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज फॉर ईच चाइल्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब ये फॉर्मूला किसने दिया आके, ये फॉर्मूला दिया विलियम स्टर्न ने। उन्होंने बोला कि मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आईक्यू पता चल सकता है। आईक्यू मींस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो मतलब ये इन्फ्लुएंस जो था वो बिने के काम से ही उनको मिला था, बट एक जो फॉर्मूला देने की अगर बात करें तो विलियम स्टर्न ने दिया था। सो ऑल सब्सिक्वेंट वर्क ऑन मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज मॉडल्ड आफ्टर बिनेस टेस्ट। तो बिने का नाम इसलिए सबसे ज्यादा लोगों को क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बारी जो एक इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट बनाया था, उसी के बेस पे आगे जितने भी टेस्ट बने हैं वो। तो इसके आगे अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हो, जिसमें आपने बताना है कि लेमन कैसे डिफाइन करेगा इंटेलिजेंस को, और वो कॉमन फैक्टर्स कौन से थे जो 1921 के सिंपोजियम में 13 एक्सपर्ट्स ने लिखे थे। उसके बाद वो लिस्ट पूरी बतानी है जो स्नाइडरमैन एंड रॉथमैन ने लिखी थी 1000 एक्सपर्ट से एग्रीमेंट से, एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखनी है, एंड देन इंडिविजुअल डिफरेंस का ब्रीफ अकाउंट देना है। तो अब आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।